मेरे घर में तो ऐसा था कि अगर मैं घर जाके बोलूँ कि हाँ मैं पढ़ाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को कुछ और करना है, तो स्टिक्स तो मेरे पे पड़ते थे। आपका क्या सीन था, घर पे मनाया कैसे कि हाँ ड्रम्स चलाने हैं मेरे को? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा बाहर देशों में आर्ट की काफ़ी कदर होती है बहुत कदर एंड होती है दे भाई। आर पेड वेल एज वेल। इंडिया में ऐसा क्यों है कि आर्टिस्ट को ज़्यादा पेमेंट वगैरह नहीं मिलता? एक्चुअली इंडिया में आपने ना पहले कहा कि अगर मैं कहीं गड़बड़ कर दूं तो मैं नीचे चला जाऊंगा, हाँ, तो ये एक डर हमेशा रहता डर है क्या हमेशा आर्टिस्ट रहे। में? जब आप एक बडिंग आर्टिस्ट है, हाँ, आप किससे इंस्पिरेशन लेते थे एंड रोल मॉडल्स कौन थे आपके? रोल मॉडल्स में अगर किसी बंदे को ड्रमिंग आज के डेट पे सीखना है तो कितना टाइम लग सकता है एक बंदे को? नॉर्मली हाय कुमार, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले एक चीज़ बताओ, यस जैसे यस। आज की डेट पे अगर कोई आर्टिस्ट निकल भी रहा है तो बहुत ही क्रेजी नाम लगाते हैं, जैसे बिग डॉग या फिर लिटिल जूस समथिंग, ऐसे कोई नाम लगाते हैं। ऐसे जेनरेशन में एस कुमार के साथ आप कैसे परफॉर्म करते हो, मतलब? एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मेरी मम्मी को एक्चुअली ये एक बार मेरी मम्मी ने बोल दिया था एस कुमार ऐसा करके। तो मैंने वो कैच कर लिया था कि ये कुछ डिफरेंट टाइप का लग रहा है, मतलब पुराना पुराने स्टाइल का, क्योंकि मम्मी ऐसे सब गाने वाने सुनती रहती है, किशोर कुमार ये सब। हम्म। तो सब देख रहा था, अक्षय कुमार, किशोर कुमार, ये सब। तो जैसे कि बीच में अभी आई थी एक राजा कुमारी हम्म। रैपर। तो ठीक है। वो एक बार नाम फेमस हो गया ना, तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा भाई, राजा कुमारी है कि एस कुमार। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, तो फिर सोहेल से एस कुमार कर दिया मैंने वाह। फिर। और तब से काफ़ी ग्रो कर लिया मैंने, बहुत ग्रो किया। हाँ, रिकॉल अच्छा है कुमार का, हाँ। भूलेगा कौन कुमार। तो इसकी वजह से जैसे कि अक्षय कुमार है, हम्म। वैसे अक्षय कुमार कोई नाम कुछ और है, पर वो अक्षय कुमार से ज़्यादा सबसे हम्म। ज़्यादा चलते। तो इसकी वजह ऐसे ही, मतलब मैंने ऐसे रैंडमली डाल दिया था, ऐसा कुछ प्लानिंग कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ करूँगा। पर मैंने जैसे ही डाला ना, तो मतलब वो फेमस होने लगा। और अभी तो काफ़ी लोग नाम से जानते हैं कि भाई एस कुमार करके एक है जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा वैसा। और काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ में होर्डिंग्स वोर्डिंग्स लगते हैं, तो लोग जानते हैं। वाह। तो फिर भी मान लेते हैं कि कुछ लोगों को पता नहीं है, जो हमें अभी देख रहे हैं, कुछ लोगों को पता नहीं है कि आप करते क्या हो, है कौन ये बंदा। तो अपने ओन वर्ड्स में हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? एक्चुअली मैं हूँ एक परक्यूशनिस्ट। और मैं प्ले करता हूँ ऑल द इंस्ट्रूमेंट जो हाथ से प्ले हो या फिर स्टिक से प्ले हो। जैसे कि ड्रम्स है, फिर बोंगा है, कॉन्गा है, तुम्बा है, या फिर दरबूका है, जैम्बे है। ये सब कुछ बाहर के इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इंडियन हमारे है, तबला है। फिर ऐसे सब और तो सीख भी रहा हूँ मैं कुछ कुछ। पर नॉर्मली मैं 18 to 19 इंस्ट्रूमेंट तो प्ले करता हूँ। जैसे कि वाह। परकशन में इंडियन भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है। ढोल ढोल है, ढोलक है, ऐसे सब, मतलब जितने आपने देखे होंगे कि एक परकशन आप मतलब जानते होंगे कि ये एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, सारे ऑलमोस्ट प्ले करता हूँ मैं। आपके प्रोफाइल पे ना एक हाँ। और चीज़ लिखा है, लिक्विड ड्रमर। यस यस। उसका मतलब क्या? मैंने ड्रमर तो सुना है, हाँ, लिक्विड ड्रमिंग क्या है? लिक्विड ड्रमिंग ऐसा है कि एक बीच में एक नया कॉन्सेप्ट आया था, अभी भी बहुत काफ़ी क्रेजी चल रहा है। जैसे कि कोई नियॉन थीम पे पार्टी हो। ठीक है। अभी तो थीम पार्टीज बहुत चल रही है, करेक्ट। कहीं ना कोई कोई जगह कोई थीम, अभी जैसे कि हेलोवीन चल रहा है, हम्म। तो उस थीम पे सब कर रहे हैं। तो ऐसी नियॉन थीम पे जब पार्टी होती है, तो वहाँ पे क्रिस्टल के पूरे ड्रम सेट होता है, उसके ऊपर पूरा सेटअप लगाया हुआ रहता है पाइपलाइन से पूरा। तो उस पर वाटर आके गिरता है, और उसमें अगर मैं प्ले करूँगा ना, तो पूरा लाइट के साथ वाटर उछलेगा। तो अच्छा। और वो व्यू जो आएगा ना, मतलब सामने वाला जो बंदा डांस कर रहा है ना, उसके लिए बहुत एनर्जेटिक और अमेजिंग लगेगा कि भाई क्या चल रहा है वो चीज़। ऐसा पूरा पानी उछलेगा, और ऊपर उस लाइट के साथ उछलेगा पूरा ऐसा। क्रेजी यार। मतलब आपने कहा कि आप 19 इंस्ट्रूमेंट चलाते हो यस यस। लगभग। आप आपने स्टार्ट कब किया और कितने साल में एक इंसान 19 इंस्ट्रूमेंट सीख पाता है, मतलब? सीखने में तो ऐसा है कि पूरी उम्र निकल सकती है। पर मैंने नॉर्मली जब स्कूल टाइम में पहले तो प्रेयर्स वगैरह में, कि भाई सर बोलेंगे कि भाई ले ढोलक ले और
ये प्रेयर्स वगैरह सुबह सुबह जो चलते हैं उसमें बजा ले। तो ऐसे करते फिर अपनी स्कूल की जो बेंच होती है उसको ठोकने का फिर हाँ। सब मेरे दोस्त लोग बोलते कि भाई क्या तू तो यार बवाल मचा रहा है, क्या कर रहा है। तो ऐसे करते करते लोगों को लोग मतलब मैंने देखा कि यार मैं कुछ बजा रहा हूँ तो लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है। मतलब जहाँ पे भी कुछ भी ठोक रहा हूँ ये वो सब चीज़, जैसे कि घर पे कुछ बर्तन वर्तन दो तीन इधर उधर से पेड़ में से लकड़ियाँ वकड़ियाँ तोड़ के बजाना चालू कर लिया। तो काफ़ी मतलब मैंने सोचा कि जो किसी की शादी में जा रहे तो कोई आर्टिस्ट आया हुआ है जो प्ले कर रहा है उसको देखकर थोड़ा इंस्पिरेशन लिया कि भाई घर पे जाके कुछ ट्राई करते हैं। किसी को कुछ पता नहीं, बस अंदर अंदर ट्राई करते रहो। ऐसे करते करते सीखा था। और तब ना यूट्यूब था ना ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि करेक्ट। 200 रुपये में 1 GB मिलता था तब पूरे महीने का। बिल्कुल। तो उसमें यूट्यूब तो आता ही नहीं था और करेक्ट। वाईफाई नाम की तो चीज़ थी ही नहीं घर घर हम्म। में। उस चक्कर में हम लोग ने मतलब टीवी में जो दिखता है थोड़े बहुत, कोई अवार्ड फंक्शन में कभी किसी का लाइव कॉन्सर्ट्स दिख जाएगा, बाकी लाइव कॉन्सर्ट भी नहीं देखने मिलता था क्योंकि तब होते ही नहीं थे। ऐसा होते थे पर हम लोग पहुंच नहीं चैनल्स पाते नहीं थे, मिलते थे। चांसेस नहीं मिलते थे। हाँ। तो तब मैंने ऐसे सब वहाँ से आइडिया लिया, ये आइडिया करते करते थोड़ा बहुत सीखा, मतलब वही देखते देख के सीखा। फिर कॉलेज गया और कॉलेज में लोग नए नए दोस्त लोग मिले और वो लोग पहले किसी किसी ने सीखा हुआ था म्यूज़िक, मैंने नहीं सीखा था। पर ठीक है। बीच में गैप ऐसा है कि भाई चलो हम लोग बैंड बनाएंगे, तो किसी को कुछ आता हो तो मुझे बोला मुझे ढोल वगैरह सब प्ले करना आता है, थोड़ा बहुत ड्रम्स भी प्ले कर लेता हूँ। ऐसे करके मैं एक बैंड में घुसा और बैंड में से मैंने धीरे धीरे ड्रम्स बजाना सीख लिया। पहले तो मैं मोबाइल में प्ले करता था एक ठीक है। गिटार ऐप आता है। हाँ, जैसे कि गिटार ऐप आता है, हम लोग हाँ। मोबाइल में ना कीबोर्ड प्ले करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो तब नया नया ऐप आया था और मैं एक एप्पल का मोबाइल का शोरूम का ओपनिंग हो रहा था। हाँ। तो वहाँ पे उन लोग ने पूरा एप्पल का जो आईपैड वगैरह पे ड्रम्स वगैरह प्ले कर रहे थे, ऐसा एक बैंड बुलाया था। तो मैं देखा कि यार ये तो कुछ नया कर रहे हैं ये लोग। तो तब मैंने मतलब एक फ़ोन लिया था आईफोन, तो मैंने सोचा कि अब मेरे में भी आ सकता है ये, इन लोग प्ले करें। तो फिर मैंने रातों रात हॉस्टल में जाके डाउनलोड किया कॉलेज लाइफ, और डाउनलोड किया और मैंने ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के प्ले किया। तो काफ़ी मतलब रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। अच्छा था। तो अच्छा साउंड भी सुनाई दे रहा था प्रॉपर एकदम। तो मैंने बैंड वाले मेरे दोस्त लोगों को बोला कि भाई ये चीज़ बढ़िया मिल गई है, ड्रम सेट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ पिन लगा के स्टेज पे परफॉर्म करेंगे और अलग अलग कॉलेजेस में जाके परफॉर्म कर सकते, कोई इशू नहीं। ठीक है। तो हम लोग ने प्रैक्टिस वगैरह की और हमारे प्रिंसिपल को बहुत अच्छा लग गया कि भाई ये तो सही चल रहा है तुम्हारा बैंड। विंग्स करके एक बैंड बनाया था मेरे दोस्त लोग के साथ मिलकर। फर्स्ट बैंड का नाम हाँ, विंग्स था। विंग्स विंग्स। ठीक है। तो उसमें काफ़ी लोग मतलब मेरे बहुत मतलब जिगरी दोस्त लोग सब, और हम लोग ने मिलके बनाया बैंड। और वहाँ से मैंने मतलब थोड़ा ऐसा सीखा कि मतलब खुद से। तब यूट्यूब वाईफाई तो मिल गया था, अब तो यूट्यूब देखो और यूट्यूब पे सर्च करो कि भाई कैसे प्ले करा जा सकता है। नए नए म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक को लिसन करके फिर मैंने धीरे धीरे उसमें से कि भाई इसको कॉपी करता हूँ, ये कैसा बीट्स चल रही है क्या है, धीरे धीरे करके आ गया मेरे को। पर आईफोन में मैं जब बजा रहा था और काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट तब मेरी कॉलेज में अपना अपना शोज़ वगैरह का प्रमोशन करने के लिए आते थे। तब वो रॉ स्टार चल रहा था। कौन से कॉलेज में थे जहाँ सेलिब्रिटी आते हैं हाँ, आपके? वो एक्चुअली मैं पारुल यूनिवर्सिटी करके है वडोदरा में, वहाँ ठीक है। पे मैंने स्टडी की। काफी बड़ा है। हाँ, तो ओके। वहाँ पे तब से आ रहे मतलब तब उसकी शुरुआत ही हुई थी। और मैं फर्स्ट बैच में था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के। तो वो लोग वहाँ पे तब ये आया था, रॉ स्टार के सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं। तो वो लोग के साथ मैंने मेरे बैंड के साथ परफॉर्म किया। तो स्टेज पे मैं मोबाइल से प्ले कर रहा था। तो उसके मैनेजर बोल रहा है कि भाई तू मोबाइल से प्ले कर रहा है तो मतलब कैसे, क्या मतलब ये हो ही मतलब बड़े सिस्टम पे आप मोबाइल से प्ले कर रहे हो, छोटे से पता नहीं चल रहा कि साउंड तो ऐसे ही लगेगा कि ड्रम्स ही बज रहे। डिजिटल डिजिटल, प्रोड्यूसर, हाँ। हाँ। तो ऐसे करके फिर मैंने वहाँ से सोचा, फिर दोस्त लोग बोलने लगे कि भाई तू मोबाइल पे बजा रहा है तो तू अच्छा खासा ड्रम्स में भी बजा लेगा, मतलब तुझे आ जाना चाहिए ड्रम्स। तो फिर दोस्त ने बोला कि चलो मंगा लेते हैं ड्रम्स। तो फिर मैंने घर पे बोला कि भाई ड्रम्स वम्स चाहिए वही है। तो पहले तो बोला कि भाई क्या कर रहा है तू, म्यूज़िक में घुस रहा है। वही आते आते इस पे तो थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ, हाँ। मतलब आपने कहा स्कूल में ऐसे टेबल यस, वगैरह यस। मारते थे, तो कौन से एज पे आपने रियलाइज किया कि हाँ दिस इज समथिंग आई एंजॉय? मैंने एक्चुअली 10th तक तो मुझे पता चल गया था कि मुझे म्यूज़िक का नॉलेज है। मतलब एक नॉर्मल बंदा जो सोच रहा है म्यूज़िक के बारे में, उससे तो काफ़ी मैं अलग सोचता था कि मैं पूरा म्यूज़िक को तोड़ देता था। अगर कोई गाना बज रहा है तो उसमें मैं पूरा तोड़ देता था कि भाई इसमें म्यूज़िक अलग कर सकता हूँ मैं, गाना गाना लिरिक्स अलग, मतलब जो लिरिकल जो गा रहा है सिंगर उसका पूरा वोकल। वॉइस अलग कर सकता हूँ दिमाग से, और उसमें कीबोर्ड अलग कर सकता हूँ। ऐसा मेरे में थोड़ा नॉलेज आ गया था। अच्छा इसमें ये बीट चल रही है तो पूरा वो गायब कर सकता था मैं माइंड से।
तो वैसे करके मैंने सीखा कि अच्छा ये बीट्स मुझे मतलब और यूनिक लग रही है, उसमें मैं और कुछ ऐड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इंस्ट्रूमेंट थे ही नहीं पर तब मेरे पास। तो ठीक है। जब भी मेरे हाथ में आते थे, कहीं पे जा रहा हूँ या किसी की शादी वादी है, तो भाई प्लीज़ थोड़ा मेरे को ट्राई करने दो ना, ऐसा करके स्टेज पे चढ़ जाता था। और आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होते तो दे भी देते थे कभी कहीं के पे नहीं भी देते थे। कोई किसी को अगर बुरा भी लग सकता है कि भाई मेरा स्टेज है, कैसे कोई प्ले कर सकता है करके। ऐसे करके करते करते धीरे धीरे हाथ में स्टिक आ गई। वो ड्रम्स वाली स्टिक हाथ में आना बहुत बड़ी बात थी हाँ। कि भाई ऐसी स्टिक, मतलब हम लोग तो क्या पेड़ वेड़ से तोड़ तोड़ के ट्राई करते थे, हाँ। पर ये असली वाली जो स्टिक है वो आना एक बड़ी बात थी तब। फिर वो हाथ में आ गई और पता चला कि अच्छा ऐसा होता है क्या, ऐसा सब। क्या मतलब, मुझे पता नहीं है इसलिए हाँ मैं हाँ। पूछ रहा हूँ, क्या डिफरेंस होता है कि वो ड्रम वाले स्टिक में और जो हम मान लो कोई भी लकड़ी लेते हैं, हाँ हाँ। फॉर्म फैक्टर के अलावा और भी चीज़ें बहुत बहुत चेंज होते कुछ हैं? बहुत डिफरेंस होता है उसमें। अमेरिकन हिकरी करके एक स्टिक्स आती है और बहुत सारी स्टिक्स की क्वालिटी रहती है। अभी तो बहुत सारी मतलब प्लास्टिक की भी आने लगी है। अभी तो बीच में तो एल्यूमिनियम की भी आ रही थी। स्टिक के हिसाब से साउंड चेंज होता है? बहुत चेंज होता है उसमें भी। 5 है 7 है, उसकी जो डीप रहती है उसके आगे एक छोटी सी वो रहती है नॉब। माउंट। हाँ, हाँ। वो नॉब जो होती है उसकी भी साइज़ अलग अलग, उसकी हिसाब से भी आपके साउंड चेंज हो जाएगा। ओके। किसी किसी में बेस ज़्यादा आ सकता है अगर बड़ी है तो, किसी और छोटी होगी तो और एकदम शार्पनेस आ जाएगी ऐसे। और उसकी जो स्टिक है उसकी मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट के हिसाब से उसका जो वेट है आपको कहाँ पकड़नी है, उसके हिसाब से वो रिबाउंड करेगी। ओके। हाँ, तो रिबाउंड मेन है। जैसे कि आपने एक बार प्ले किया तो उछलनी भी चाहिए। और हमारी वाली जो स्टिक होगी या फिर लकड़ी वगैरह जो काट के हम लोग ने बने वो उछलेगी नहीं। वो चीज़ आप एक बार ऐसे करोगे तो 2-3 बार उछल जाएगी, तो उसमें आपको इजी रहेगा प्ले करने के लिए। यार, स्टिक से याद आया, हाँ हाँ। मतलब अगर मेरे घर में तो ऐसा था कि अगर मैं घर जाके बोलूँ कि हाँ मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, कर भी रहा हूँ तो इतना ध्यान नहीं है क्योंकि मेरे को कुछ और करना है, तो स्टिक्स तो मेरे पे पड़ते थे। आपका क्या सीन था, घर पे मनाया कैसे कि हाँ ड्रम चलाना है मेरे को? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा मतलब पापा मम्मी भी टीचर है और पापा भी वाह। तो वो लोग का ऐसा था कि मतलब उन लोग का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा रहा है। और कुछ भी करना है, एक्चुअली मुझे बनना था पेंटर हम्म। सबसे पहले तो। कुछ भी आर्टिस्टिक ही करना था। हाँ, तो 10th तक तो वही सीन था कि भाई पेंटिंग करूँगा। और आगे जाके टार्जन मूवी तब बहुत रिलीज़ हुआ था, तो ठीक भाई है। मुझे भी गाड़ी बनानी, हाँ। डिज़ाइन विज़ाइन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत गाड़ियों का भी शौक था। तो डिज़ाइन विज़ाइन कर सकता था मैं काफ़ी। और मैंने काफ़ी डिज़ाइंस तब बनाए भी थे कि भाई ये डिज़ाइन कभी मार्केट में मतलब अगर मेरे पास कुछ आ गया तो मैं बनवा सकता हूँ, मॉडिफाई ये सब चीज़ कर सकता हूँ। फिर आर्टिस्ट की तरह मतलब पेंटिंग वेंटिंग करता था, अलग अलग पेंटिंग्स बनाओ। फिर एकदम पोर्ट्रेट्स, कट टू कट पोर्ट्रेट्स बनाता था मैं तब। और स्केचेस वगैरह भी बहुत अच्छे खासे बना लेता था। फिर ऐसे करते करते अचानक से मतलब 10th पास किया, फिर साइंस में चला गया। पहले मैंने 10th तक मैंने ड्राइंग लिया था, पर फिर साइंस ले लिया तो पूरा चेंज हो गया। तो साइंस के बाद फिर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में घुसा तो पेंटिंग गायब हो गई। और फिर म्यूज़िक तब से पता चला कि भाई 10th पर म्यूज़िक का सिर्फ कॉलेज से पता चला कि इसको प्रोफेशनली मतलब ले सकते हैं ऐसा। बाकी तो मजाक मजाक में ही चल रहा था कि ऐसा कुछ प्रोफेशनलिज्म में ऐसा घुसूंगा या प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनूंगा, ऐसा कुछ प्लानिंग कुछ नहीं है। वो बस बस पैशन था, बस चल रहा पैशन, हाँ कर। पर हाँ, मॉम डैड का सपोर्ट इतना था कि भाई जो भी कर रहा है तुझे जब तक अच्छा लगे तब। अब मतलब अभी 2 साल पहले उनको विश्वास हुआ कि ये बंदा कुछ म्यूज़िक से कुछ कर रहा है। है। मतलब उनको लोग पूछने लगे कि आपका बेटा काफ़ी अच्छा कर रहा है। ऐसा मतलब क्या हुआ था मतलब 2 साल पहले कि हाँ उनको पता चला कि कुछ तो कर रहा है हाँ, बच्चा? मैंने तब एक्चुअली दोपहर को ऐसा मैं सोच रहा था। पहले मुझे बहुत पहले से ऐसा शौक था कि भाई सारे मेरे दोस्त लोग भी राइडर वाइडर है, तो बाइक वाइक लेके घूमते हैं, सबके पास अच्छी अच्छी बाइक थी। तो मैंने मेरी पहली बाइक ली थी तब, हार्ली डेविडसन। ठीक है। तो मैंने वो घर वालों को बताया नहीं था, दोपहर को लाके रख दी। और पापा आए थे लंच के लिए, तो देख रहे किसकी बाइक खड़ी है बाहर। तो बोला "मैं हार वार लगा के किसी की मांग के लाया होगा ऐसा लगा"। तो मैंने बोला मेरी बाइक है, क्या बात कर रहा है। तो चोरी वोरी करके तो मेरे भाई मैं खरीद के लाया हूँ मेरी बाइक, क्या बात कर रहे हो। तब उनको पता चला कि म्यूजिक से ये बंदा काफ़ी अच्छा कर रहा है, तब जाके इसने बाइक ली, वो भी पहली बाइक, वो भी हार्ली डेविडसन ली थी मैंने। तो तब जाके इनको ऐसा लगा कि अच्छा चलो ठीक है अभी तू कर, जो कर रहा है वो कर, अच्छा कर रहा है मतलब। तब उनको ऐसा थोड़ा विश्वास हुआ था कि ये बंदा ऐसा नहीं, अभी तभी तक ऐसा ही था कि भाई चलो 2-3 साल और करेगा, फिर कुछ बिजनेस में ट्राई करेंगे या फिर तो जॉब ही करना है। मैंने पहले तो एक्चुअली
एक गाड़ी का शोरूम था, उसमें 2 महीने जॉब की थी, हम्म। तो वही वापस चालू कर देगा, उन लोग को वही सीन था। फुल टाइम कब से आप म्यूजिशियन बनने में थे? म्यूज़िक ऐसा हुआ था कि मैं तब मैं एक्चुअली दमन से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो दमन में काफ़ी होटल्स हैं, हम्म। और होटल में वहाँ पे रेगुलर शो चलते थे, मतलब सैटरडे ठीक संडे। है। होटल है तो ऑफकोर्स, और वो भी बीच कोस्टल वे पे है पूरा। करेक्ट। तो वहाँ पे काफ़ी शोज़ होते रहते, तो मैं और हम्म। मेरे दोस्त लोग मिलके एक बैंड वहाँ पे भी हम लोग परफॉर्म करते थे। करते करते बीच में ऐसा हुआ कि एक कॉल, मतलब एक कॉल आ गया, वो भी तमिलनाडु से कॉल था। हम्म। तो उसमें इन लोगों को ड्रमर, उन लोगों का ड्रमर जो था, जो हम्म। बैंड जा रहा था तमिलनाडु, ऊटी में परफॉर्म करने जा रहा था, हम्म। उनका ड्रमर कुछ कारण से वो नहीं जा पा रहा था। हम्म। तो मेरे दोस्त का कॉल है कि भाई तू फ्री है तो आ सकता है करके। तो मैंने यहाँ यहाँ दमन तक प्ले किया था, अभी बाहर का कुछ आइडिया है नहीं। तो बोले कि फ़्लाइट व्लाइट है, तू जा सकता है क्या? मैंने बोला जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वो मतलब पहली बार है कि आप पहली दमन बार से एक, निकले? हाँ, ठीक कि है। वो एकदम वो लोग सारे प्रोफेशनल थे। हम्म। मैं तो नॉर्मली मेरे दोस्तों के साथ जो बैंड था, हम लोग दोस्त दोस्त के साथ बजाने एक अलग चीज़ है, और दूसरे सब प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ बजाने एक अलग चीज़ है। हम्म। बहुत डिफरेंस हो जाएगा कि मेरे कंफर्ट जोन से अलग जाके बजा रहा हूँ। हम्म। तो फिर वहाँ से एक कॉल आया, और मेरा बोला कि दोस्त ने बोला कि चल आ जा। हम्म। तो मैं भी गया ऊटी। तो ऊटी में मेरा पहला शो था, ठीक है। वो वाला कि भाई प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ एक अलग जगह पे जाके एक कॉन्सर्ट हम्म। कर रहे हैं। और उसमें मैं परफॉर्म किया, और फुल पावर पैक परफॉर्मेंस किया। तो वो जो गिटारिस्ट था उसको बहुत अच्छा लग गया, तो जो लेकर आया था पूरा बैंड। हम्म। तो फिर मैं तो वहाँ से घर वापस दमन, वो लोग तो सारे मुंबई के थे। तो मुंबई में फिर दूसरे दूसरे तीसरे दिन कॉल आया, हम्म। भाई तू फ्री है क्या, आ सकता है क्या मुंबई शो ठीक के है। लिए? तो मैंने बोला हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो फिर मैं तब से अप डाउन करने लगा, दमन से क्या मुंबई कम से कम 150-200 किलोमीटर का सफ़र है, तो हम्म। ट्रेन में जाना रहता है। तो ट्रेन में मैं सुबह सुबह निकलता था, सारी बैग्स, मेरे इंस्ट्रूमेंट, और मेरे पास काहन भी था, काहन बॉक्स एक। कितने बैग्स कैरी करने पड़ते हैं जब आप ट्रैवल करते हो? तब तब की बात कर रहा हूँ, अभी हाँ। तो काफ़ी अलग सीन है। तब मैं, एक काहन बॉक्स है, स्टैंड की एक बैग है, स्नैर की एक बैग है, तो कम से कम 5 एक बैग जैसी मैं कैरी करके ट्रेन में जाता था। वो भी सुबह सुबह जाओ, 6 बजे की ट्रेन है, शो तो शाम को है, हाँ। पर 6 बजे जाता हूँ स्टेशन पे, पूरी बैग वैग लेके, सब भीड़ में अंदर घुसो, जैसे तैसे करके सब धक्के वक्के मार के फिर मुंबई पहुँचो, वहाँ पे होटल पे सामान रखो। वो वॉचमैन भी बोलता है भाई तू इतना जल्दी क्यों आ गया, शाम को शो है। मैं बोला भाई अगर ये ट्रेन से नहीं आता तो फिर और भीड़ आ जाती। आ ही नहीं पाता हाँ, सही फिर आ से। ही नहीं पाता, तो वहाँ पे फिर सामान रख के घूमता रहता था पूरे मुंबई में। हम्म। तो इधर उधर घूमो, बीच पे जाओ, ये फिर शाम को आओ, फिर वापस से शो करो, और फिर जिसने मुझे इनवाइट किया था उसी के घर पे रुक जाना, हम्म। फिर वापस दूसरे दिन दूसरी ट्रेन पकड़ के घर पे। ऐसे मैंने बहुत बार किया था, मतलब। अभी जो लेवल पे होंगे आपको सारे सामान तो मिल जाते हाँ, होंगे। सारे मतलब बैकलाइन में ही आते हैं ऑलमोस्ट। या तो मैं कैरी भी कभी कभी करता हूँ, अगर नज़दीक में है तो मेरा मेरा खुद का सेटअप रहता है। हम्म। अगर दूर में है तो बैकलाइन में पूरा इंस्ट्रूमेंट जितना मैंने टेक राइडर में लिखा हुआ है सारा मुझे कट टू कट मिल ही जाता है। चलो ये तो ऊटी वाला आपका पहला हाँ, शो था वो बाहर वहीं से निकल मैं के। ग्रो किया हूँ, मतलब। और आपका सबसे पहले जो बड़ा चेक मिला है वो कब मिला और कितना मिला? उसमें ऐसा था कि मैं सूरत गुजरात में, हम्म। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पे वेडिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी जो होती है। हम्म। तो एक मतलब काफ़ी अच्छे क्लाइंट थे, तो उनका इंस्टाग्राम तब मेरा ग्रो कर रहा था, हम्म। और इंस्टाग्राम से उन्होंने मुझे देखकर बुक किया था। और मैंने सोचा कि बड़े आर्टिस्ट है तो इतना तो चार्ज करते ही होंगे, तो उस हिसाब से मैंने भी कोट किया था, जो भी मेरा कोटेशन है। और मुझे प्रॉपर साउंड सेटअप और एकदम अच्छे से जो भी मुझे चाहिए था टेक राइडर में वो सब प्रोवाइड किया, और बहुत मतलब एकदम पावर पैक परफॉर्म किया मैंने वहाँ पे। और तब जाके मुझे लगा कि अच्छा ऐसा होता है कॉन्सर्ट, मतलब क्योंकि मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर माइकिंग, मिक्सिंग, जो भी साउंड इंजीनियर है उनसे पूरा एकदम प्रॉपर मिक्सिंग करवा के मैंने पूरा वो शो क्रिएट किया था। तो तब मुझे मिला था सबसे बड़ा चेक। तो काफ़ी मतलब एकदम ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग थी कि भाई यहाँ से शुरुआत हुई है तो आगे और करेंगे ऐसा। घर पे बताया था कि ऐसा घर कुछ पे मिला है? घर पे बता नहीं पाया था तब, हम्म। क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते पहले तो, ठीक कि है। ये उसने ऐसे मतलब म्यूज़िक से किया है, और घर वाले थोड़े ऐसे वो हो जाते हैं कि उनको सच नहीं लगता वो बात, हम्म। कि भाई अच्छा ऐसा लग नहीं रहा है ऐसा कुछ, कि इतना बड़ा चेक तूने म्यूज़िक से करके लाया है ऐसे करके।
तो किया था मैंने, थोड़े पैसे घर पे भी दिए और इंस्ट्रूमेंट लिए थे मैंने तब ठीक है। दो, हाँ, कि भाई चलो अभी पैसे आने लगे हैं तो कुछ इंस्ट्रूमेंट नए लेते हो, ब्रांडेड लेते हैं, हम्म। जो मार्केट में सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट है वही मेरे पास होने चाहिए, ऐसा। हम्म। तो कहीं ना कहीं घर वालों का ये समझ नहीं आना और डर भी मेरे को लगता है लाजमी है, क्योंकि अगर आप इंडिया को देखोगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बहुत बढ़ राइट? रहा है, बहुत, उसके राइट। साथ साथ जो हमारे म्यूजिशियंस है या फिर आर्टिस्ट है, उनकी स्ट्रगल भी काफ़ी बढ़ बहुत रही है। स्ट्रगल है भाई, ऐसा एक म्यूजिशियन की लाइफ में है ना, ऐसा हमको स्टेज पे दिखेगा क्या सुर में प्ले कर रहा है, क्या स्टाइल है, ये है वो है, बंदा ऐसा परफॉर्म कर रहा है, एक एनर्जी वहाँ पे क्रिएट कर रहा है, उसका ऑरा बढ़ते ही जा रहा है पूरा, और वो एनर्जी आपको फील होगी कि भाई क्या बीट्स चल रही है, कि कोई गिटार प्ले कर रहा है तो एकदम वो सुर में आ जाएगा, आंखें बंद करके प्ले कर रहा है, आप फील कर पाओगे कि इसमें कुछ तो चल रहा है, पावर है, और आपको मज़ा आएगा वो एनर्जी फील करके। वो तो खुद वो प्ले कर रहा है तो उसको कितना मज़ा आ रहा होगा, पर वो उसके वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कतें आती होगी, बट क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि, सॉरी इंटरप्ट करने हाँ के हाँ, लिए, मेरा एक और कंटिन्यूशन सवाल ये था, बट ऐसा क्यों होता है कि बाहर देशों में आर्ट की काफ़ी कदर होती है बहुत कदर एंड होती है दे भाई। आर पेड वेल एज वेल? इंडिया में ऐसा क्यों है कि आर्टिस्ट को ज़्यादा पेमेंट वगैरह नहीं मिलता, और सीखने के लिए भी उसको बहुत खोजना पड़ता है टू फाइंड द राइट एकेडमी, राइट? ऐसा क्यों है, इतना एस स्केर्स आर्ट फॉर्म को इतना कम पैसा क्यों मिलता है? एक्चुअली इंडिया में बहुत पहले से सारे म्यूजिशियंस हैं और अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं। ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लोग मतलब खुद का पैसा ज़्यादा रख के म्यूजिशियंस का पैसा कम रख रहे हैं। लोगों ने किया हुआ है स्टार्टिंग से ऐसा, तो ठीक वही है। परंपरागत जैसे चलते आ रहा है। तो बाहर का ऐसा नहीं है कि लाइक एक ड्रमर है तो उसका ड्रमर का जो वैल्यू है, उसका प्लेइंग है, उसके हिसाब से उसको वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, आप कुछ भी अच्छा कितना भी पावर पैक कर लो, आप सिंगर से तो ज़्यादा कमा ही नहीं पाओगे। मतलब जो आपका रेट फिक्स है उसी में आपको खुश रहना पड़ेगा। वैसा पहले से चलता आ रहा था, परंपरा जैसा चल रहा था, पर अभी बदला है वो चीज़। ठीक है। अभी क्योंकि सब लोग अलग इंडिविजुअल, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिंगर के साथ हूँ इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं आगे खुद से बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक सोशल मीडिया है, मेरा एक अलग प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर मेरी कला बता सकता हूँ। हाँ, मैं कोलेब्रेशन में कर रहा हूँ तो और ज़्यादा मैं कमा पाऊँगा, वो चीज़ तो बढ़ती ही जाएगी फिर। तो इंडिविजुअल्स में सबसे ज़्यादा आगे सब ग्रो कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का पावर है। बाकी पहले कैसा था कि भाई मैं अकेले नहीं बढ़ पाऊँगा, मुझे किसी का सहारा चाहिए ही चाहिए, या तो सिंगर या फिर प्रोड्यूसर या ऑर्गेनाइज़र, यही लोग मुझे आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि अगर मैंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया तो वो मेरा पेमेंट वो जाएगा, और मैं और नीचे चला जाऊंगा, जहाँ से मैं ऊपर आ रहा था उससे तो नीचे चला जाऊंगा, क्योंकि ये लोग मुझे नहीं बुला रहे, वो सीन हो जाएगा। इसलिए लोग चुपचाप बैठे थे तब। अभी ऐसा नहीं, अभी सारे म्यूजिशियंस काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और जिस 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 म्यूजिशियन को जितना मिलना चाहिए पैसा उतना अभी मिल रहा है। आपको, आपने अभी काफ़ी बार इंस्टाग्राम मेंशन किया, सोशल मीडिया मेंशन किया, आपको सही में लगता है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल हो गया सारे म्यूजिशियंस के लिए? सारे एंड वो हेल्प म्यूजिशियंस कैसे करता है, मतलब? हेल्प, देखो उसमें कुछ इंस्टाग्राम में ऐसा चीज़ है ना कि आपको ऐसा उसमें से कुछ म्यूज़िक का नॉलेज नहीं मिलेगा, मतलब मिल सकता है क्योंकि आप दूसरे लोगों को भी फॉलो कर रहे हो, पर ऐसा नहीं कि मैं इंस्टाग्राम का खुद ये यूज़र हूँ और मैं चला रहा हूँ और मैं पोस्ट पे पोस्ट डाल रहा हूँ तो लोग देख रहे हैं मेरी पोस्ट, और लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है, या फिर लोग मुझे चाहने लगे, कुछ लोग मेरे फ़ैन बन गए हैं, और लोग मुझे देखना चाहते हैं कि भाई तू कुछ यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो प्लीज़ हमें इनवाइट कर, या फिर आपकी टिकट्स हम लेंगे, आपके जहाँ पे शो है हम आएंगे देखने के लिए, हम लोग को मज़ा आता है आपको देखने में लाइव में। तो ये चीज़ इंस्टाग्राम से कनेक्टिविटी बहुत इजी हो गई है, मतलब लोग मुझे इजीली जुड़ सकते हैं मुझसे, जो लोग सिर्फ मुझे देखना चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्लाइंट भी है, और जो ऑर्गेनाइजर्स भी है, सारे लोग इंस्टा या फिर जो भी यूट्यूब हो या सब पे सब लोग है। तो इसकी वजह से वो लोग भी देख रहे हैं कि अच्छा ये बंदा काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो चलो इसको लेके मैं एक शो ऑर्गेनाइज करता हूँ और मैं खुद इसके साथ मिलकर आगे बढ़ सकता हूँ ऐसा। तो उसमें उन लोगों को भी पैसा दिखता है, तो और इसकी वजह से देखा जाए तो सोशल मीडिया का पावर से मतलब पैसे भी कमाए जा सकते हैं और आगे भी बढ़ा जा सकता है अभी के देखा जाए तो।
आपने ना पहले कहा कि मुझे अगर मैं कहीं गड़बड़ कर दूं तो मैं नीचे चला जाऊंगा, तो ये एक डर हमेशा रहता डर है क्या हमेशा आर्टिस्ट में? अगर एक्चुअली डर नहीं रहना चाहिए लोगों के अंदर, पर हम्म। अगर मैं डरने लग गया तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा और मैं खुद ब खुद गिर जाऊंगा। वो सीन होने वाला है। उससे अच्छा है कि मैं पावर कॉन्फिडेंस में रहूं, और अच्छा कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस, और अच्छा कॉन्फिडेंस में रहूं और आगे बढ़ने का मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत आगे बढ़ूँ, या बस मुझे एक अच्छा इंसान बनकर, अच्छा एक आर्टिस्ट जो मुझे मेरी कला है वो लोगों तक, मैं कैसे मेरी कला से लोगों तक पहुंच सकूं, कि मैं क्या ऐसा ऐसा कुछ प्ले करूं, या कुछ ऐसी स्टाइल से नया कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करूं लोगों के सामने म्यूज़िक के थ्रू, तो लोग मुझे पहचानेंगे और लोग जानेंगे, तो मुझे वो लोगों का अप्रिसिएशन मिलेगा, तो मैं और अच्छा करूँगा। वही चीज़ से चलता रहा, मतलब वो कशमकश चालू ही है, कि ऐसा कभी शांत नहीं होने वाली, कि लोग मुझसे जो चाहते हैं, अच्छा मैंने प्ले किया तो फिर लोग दो लोग, जब तक मुझे दो लोग आके मिलते नहीं कि भाई ज़ोरदार परफॉर्मेंस था और मज़ा आ गया भाई, ऐसा मैंने देखा नहीं है, क्या तुम प्ले कर रहे थे, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो, ये है वो है, तो ये जब मुझे सुनने नहीं मिलता है तब तक मुझे वो फील नहीं होता कि भाई ये शो अच्छा गया है कि नहीं गया है करके। हम ना पैसों के बारे में बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। जैसे इंडिया में कुछ चीज़ें बहुत अनबिलीवेबली बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट है। यस यस। क्रिकेट में बहुत पैसा है, बट सिर्फ गिने चुने 20-30 लोग कमाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही म्यूजिक में क्या म्यूजिक में भी पैसा सेम। है? हाँ, 100%। और है तो कितना परसेंट लोग कमा पाते हैं, क्या है? 10% लोग ही म्यूजिशियन है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। बाकी के सारे लोग एक जो फिक्स अमाउंट है उसी में चल रहे हैं, कि भाई बरसों से जैसे कि लता मंगेशकर के ज़माने से जो ड्रमर रहा है, वो उसका पेमेंट तक भी लोग नहीं पहुंच पाए हैं आज। मतलब ऐसा सीन हो गया कि जो नॉर्मली जो रेगुलर पहले से कोई ऑर्केस्ट्रा के साथ जुड़ा होगा, सारे आर्टिस्ट अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर 10% लोग ऐसे हैं जो खुद से कर रहे हैं। मतलब जो चाहेगा कि हाँ, अच्छा हाँ, मेरा इतना पेमेंट है और मैं इतना लेता ही हूँ, तो और वो सिंगर उसको देगा ही इतना, मतलब जो उसको चाहिए जितना, मतलब उसका है इतना पेमेंट का, मतलब लेवल है उसका, तो उसको मिलेगा। क्योंकि पहले के जैसा अभी नहीं रहा है कि भाई एक ड्रमर है तो उसका इतना रेट रहता है, एक गिटारिस्ट है उसका इतना रेट रहता है, ऐसा नहीं रहा अभी। अभी चीज़ें बदलने लगी है, और उसकी वजह से जो, पर वो 10% लोगों में ही है अभी तक। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है म्यूजिशियन के लिए, कंपटीशन या ज़्यादा कम है? नहीं है, वो उसका नाम है। मतलब जैसे कि सिंगर्स में भी काफ़ी जिनका अच्छा नाम है, अभी दिलजीत का कितना, मतलब वर्ल्ड लेवल पे वो बंदा गेम खेल रहा है, और इतना ज़ोरदार उसके कॉन्सर्ट्स होते हैं, मतलब एकदम हॉलीवुड सेलिब्रिटी के से भी ऊपर चल रहे हैं उसके बट कॉन्सर्ट्स। दिलजीत का भी तो पीक बहुत लेट आया, हाँ अभी आया, कब बंदा कब से कर रहा है? हाँ, वो तो है, वही वही मैं बता रहा हूँ कि जो बंदा मतलब बहुत पहले से कर रहा है, और किसी को बीच में पीक मिल जाती है, किसी को लास्ट में मिलती है, पर जब पीक मिलती है ना, तब उसके पैसे भी डबल, उसका नाम भी डबल, और उसको लोग सामने से बोले कि भाई मैं तुझे इतने पैसे दूंगा और तू मेरे में आके प्ले कर। वो चीज़ अचानक से बदल सकती है बस फेम की वजह से। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रमर का फेम सबसे ज़्यादा है और सिंगर का फेम डाउन है, ठीक है। तो लोग सिर्फ ड्रमर को, अच्छा इसका बैंड है इसलिए मैं आया था देखने के लिए, सिंगर कौन है क्या है वो नहीं देखेंगे। ऐसा भी मार्केट में अभी चल रहा है। या फिर किसी गिटारिस्ट, कोई गिटारिस्ट है तो उसका नाम सबसे ज़्यादा है, अलग तो फैन बेस हाँ, तो बनता है। उसके फेम पे वो बैंड चल रहा है पूरा। लोग, ऐसा भी हो रहा है, तो मेन है अभी जो चल रहा है फेम। तो फेम से आप इंडिया में तो बहुत ग्रो कर सकते, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स, हम लोग ने सब टिकटॉक में देखे हुए लोग आज कहाँ कहाँ निकल गए हैं, मतलब अंधा पैसा मिलता है। हाँ। तो जो बंदे को हम लोग ऐसे धिक्कार देते थे कि भाई तू क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें टिकटॉक बना रहा है, वीडियोस बना रहा है, वही लोग आज इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो कर गए हैं। तो अभी लोग जल रहे हैं उसको देख देख के, भाई ये काश मैं उस टाइम पे मैं भी वीडियो बना लेता तो आज अच्छा होता। पर तब तो तुम मतलब उसको धिक्कार रहे थे, उसने वो छोड़ा नहीं, और वो ही रास्ता उसको आगे उसकी मंजिल तक लेके गए। तो ऐसा ही होता है, जो बंदा फेमस है उसको अलग भाव मिलेगा। वही। इन्फ्लुएंसर से याद आया, आपने अब तक सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर या किसी सेलिब्रिटी के साथ काम किया है? कौन है वो? बहुत सारे सॉरी सेलिब्रिटी के साथ मैंने काम किया है।
जैसे कि किरण राव है, जो आमिर खान की वाइफ है, या फिर ट्विंकल खन्ना के घर मैंने परफॉर्म किया था। फिर दर्शन रावल के साथ मैंने परफॉर्म किया हुआ है। दर्शन रावल के साथ क्या किया वही आपने? कॉलेज में जो मैं जब बैंड में परफॉर्म कर रहा था, हाँ। तो तब ऐसा था कि कॉलेज की तरफ से जो बैंड है उसी के साथ दर्शन रावल को परफॉर्म करना था। ओ तो वाह। उसमें ड्रमर मैं ही था, और मैंने तब फ़ोन पे प्ले किया था ड्रम्स। तब मैंने फर्स्ट टाइम किसी सेलिब्रिटी के साथ परफॉर्म किया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दर्शन रावल मतलब तब टीवी में आ रहा है, और हम लोग तो क्या है कॉलेज के स्टूडेंट्स। तब मैंने मतलब कॉलेज की तरफ से, पर परफॉर्म तो आर्टिस्ट मतलब एक सेलिब्रिटी के साथ किया था तब। फिर मैंने अभी जो इंडियन क्रिकेटर है अपने बॉलर है, इनका अक्षर पटेल, उनके साथ उनके एंगेजमेंट पे मैं ही परफॉर्म कर रहा था मेन वाह। आर्टिस्ट में। तो तब लगा कि भाई मैं भी कुछ अच्छा जगह पे परफॉर्म कर रहा हूँ और लोग मुझे भी बुला रहे हैं। एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब जैसे दर्शन रावल के साथ हाँ, किया आपने, उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा था आपका? तब तो मैं मतलब काफ़ी छोटा और एकदम यंग, मतलब एकदम वही अभी भी यंग हूँ, पर तब ऐसा था कि वो भी मतलब तभी वो भी प्रमोशन के लिए आया था अपने शो के, और उनसे मिला मैं, बातें हुई, तब तो वो भी उस इंटरेक्शन हुआ हाँ, प्रॉपर? 100%। क्योंकि मेरे भी दोस्त हो, वो भी बैठे थे सामने, और उनसे बात हुई थी नॉर्मली, जो भी कैजुअली जो बात होती है, भाई हम लोग भी बैंड बना रहे हैं, आपके जैसे ग्रो करेंगे कभी। तो वो भी तब वो मैं हम भी गुजराती में थे और वो भी गुजराती बंदा था, तो उसके साथ नॉर्मल एकदम दोस्त के जैसे बातचीत हुई थी तब। उनकी और आवाज़ बात करते वक्त भी ऐसी मधुर हाँ होती थी? अरे वो लोग भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, मत कि भाई कोई सिंगर है तो उसकी आवाज़ वावाज़, पर हाँ जादू तो है आवाज़ में जो सिंगर होता है। जैसे कि काफ़ी काफ़ी सिंगरों से मैं मिला हूँ बीच बीच में। एक बार मैं मिला था अपने आदित्य नारायण जी से, तो उनकी भी आवाज़ में एक अलग खनक है, तो वो जब भी बात करते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि अच्छा ये आवाज़ सुनी हुई है, क्योंकि हम लोग ने इतने गाने सुने थे कुछ कुछ सिंगर्स के, तो वो अगर आपको बुलाएंगे तो अच्छा। अगर आपको दिलजीत अगर बुला दे तो आपने इतनी बार उसके गाने सुने होंगे, यकीन नहीं होगा कि दिलजीत ने मुझे बुलाया, क्योंकि हाँ। उसकी आवाज़ दिमाग में फिट हो चुकी है, ऐसा सीन। आपने कहा आप अक्षर पटेल के एंगेजमेंट में हाँ, गए हाँ, थे ना, एक बहुत ही क्रेजी सवाल है। हाँ, जैसे अगर मैं कहीं पे जाता हूँ, हाँ, हम तो छोटे लोग हैं, मतलब मैं तो बार्गेन करता हूँ भाई कि यस। हाँ हमारा कोई फंक्शन है, इतने में कर सकते हो, मेरा बजट इतना है। वो भी नेगोशिएट करते हैं आपके साथ अरे प्राइस वगैरह, क्या चलता है, या फिर पूछते हैं कितना है तुम्हारा और ये लो? नहीं, 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 उसमें उनके जो मैनेज करने वाली जो पूरी टीम रहती है, हाँ। वही डील करती है। हाँ, मतलब और एज अ एक नेगोशिएट आर्टिस्ट, करते हैं हाँ, तब और आके? वो भी नेगोशिएट करेंगे भाई, तुम्हें फेम मिलेगा कि हाँ। तुमने यहाँ पे परफॉर्म किया है, पर नहीं, हम भी एक आर्टिस्ट है यार, ऐसा इतने नेगोशिएशन में तो हाँ। नहीं कर सकेंगे, तो जितना हो सके उतना कर लेते हैं। और वहाँ पे खाना कैसा था? खाने की बात कर रहे हाँ। हैं? हाँ, मतलब खाना तो हर जगह पे मतलब शादी क्रेजी का रहता खाना है। हाँ, है। शादी का खाना। मैंने इतने इतने सब 5 स्टार प्रॉपर्टी में काम किया है, पर अभी इतना हो गया ना कि भाई अभी कुछ इंटरेस्ट नहीं भाई, मैंने अभी शोज़ पे खाना छोड़ दिया, क्योंकि भाई बहुत कितना खाएगा, मतलब बाहर का खाना ये वो, हर रोज़ इवेंट चल रहे हैं सुबह से शाम। सुबह का कुछ हल्दी का इवेंट है, शाम को संगीत का इवेंट है, दोपहर को पूल पार्टी है, कभी कभी तो 3 3 इवेंट लाइन अप में रहते हैं, और पूरे दिन बिजी, फिर रात को जाके सीधा बेड पे जाके सीधा कोमा में ही चला जाओ, ऐसा ही हो जाता है सीन। तो पर मज़ा आता है, वही चीज़ का मज़ा है। ये जो हसल लाइफस्टाइल चलता हाँ, है आपका, कि इवेंट करो इवेंट करो इवेंट करो, वहाँ ट्रैवल करो यहाँ ट्रैवल करो, इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको, और सबसे खराब चीज़ क्या लगती है आपको? सबसे अच्छी चीज़ कि सुबह उठते ही याद आता है कि भाई 10 बजे पहुंचना है, साउंड चेक। हम्म। और पता चलता है कि क्लाइंट बोल रहा है कि 11 बजे एग्जैक्ट चालू कर देगा, हम्म। तो मुझे जाके पहले तो 2 घंटे पहले मुझे सेटअप लगवाना पड़ता है। मेरे जो टेक्नीशियन है वो भी लोग को उठने चाहिए ना, क्योंकि वो भी वही लोग के वजह से मैं इतना सफ़र इजीली कर पाता हूँ। अगर मैं पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं अकेला खुद से करता था, मतलब खुद जाता था, खुद इंस्ट्रूमेंट लगाओ, खुद सेटअप करो, खुद वायरिंग करवाओ, और खुद चेक करके फिर शो पे जाता था, और फिर वो निकाल के गाड़ी में भरो, और वो फिर मैं लेके आता था। तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक दिन में आप थक जाओगे, मतलब 80 80 किलो के स्टैंड के बैग रहते हैं एक एक, ऐसे तो कितने सारे स्टैंड्स हैं। तो ऐसे करते करते फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे भी एक टीम चाहिए जो कि प्रॉपर काम करे। तो मेरे पास भी 2 बंदों की छोटी सी टीम है, और एक ड्राइवर रहता है, तो साथ साथ में वो लोग पूरा सेटअप, मैं उन लोग को सब पता चल गया कि क्या भाई को किधर चाहिए, इधर सब वो सेटअप वो लोग उस हिसाब से करते हैं। और
उसकी वजह से मैं इजीली मतलब सुबह उठ के भाई कि चलो मैं उनको बोल देता हूँ, वो कर देते सेटअप, एक सुबह का शो डन, फिर पैकअप करके फिर दूसरी जगह पे पूल पार्टी का सेटअप है। तो वो लोग कट टू कट टाइमिंग पे कि भाई आधे घंटे में उठा के वहाँ पे पूरा पैक करके वहाँ पे साउंड चेक करना ही है, तो वो लोग 45 मिनट्स में पूरा उधर से उधर शिफ्ट करवा देते, शिफ्ट करके फिर वहाँ पे एक सेटअप 4 पार्टी हो गई। पर तब तक बीच में थोड़ी एनर्जी डाउन हो जाती है कि भाई हम लोग यहाँ पे भी 100% परफॉर्म करना है, फिर थोड़ा सा आधे एक घंटे का गाड़ी में ही नैप ले लेता हूँ कभी कभी, भाई पावर नैप जो होता है, पावर नैप ले लिया, फुल पावर में वापस फेस वॉश वेस वॉश करके फुल वापस नए रेडी होके दूसरा शो डन, फिर शाम के लिए वापस एक पावर नैप, और फिर पावर नैप की बहुत ज़रूरत पड़ती है लेकिन उसी से वो एनर्जी रिक्रिएट हो सकती है। तो टाइम टाइम मिलता है। और रात को क्या होता है कि इतने जल्दी नींद नहीं आती है, तो उसकी वजह से भी वो रहता है कि यार कल इतने शोज़ है, थोड़ी एनजाइटी ये सब रहता है कि भाई क्या करेंगे, कैसे इसको मैनेज करेंगे, पर हो जाता है मैनेज, आदत हो गई अब तो। तो जब आप ग्रो कर रहे थे, जब आप एक बर्डिंग आर्टिस्ट है, हाँ, आप किससे इंस्पिरेशन लेते थे एंड रोल मॉडल्स कौन थे आपके? रोल मॉडल्स मैंने कभी भी ऐसा एक फिक्स नहीं रखा था, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सारे रोल मॉडल्स जो मेरे थे वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं यार। तो पर उनके पास से जो सीखना चाहिए वो मैं सीखता रहता हूँ। अभी भी मैं कहीं भी लोगों से मिलता हूँ, कोई आर्टिस्ट है तो वो भी बंदा खुद एक आर्टिस्ट है, वो अपनी जर्नी जी रहा है, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक अलग लाइफ जी रहा हूँ, वो एक अलग लाइफ जी रहा है, उसका कंफर्ट जोन अलग, मेरा कंफर्ट जोन अलग। पर उसमें से जो लेना चाहिए कि ये बंदे में से यार पेशेंस लेना चाहिए, या फिर ये बंदे का बात करने का कैसा है यार, लोगों से कितने हम्बल से बात करता है, इतना बड़ा आर्टिस्ट होकर ऐसा, तो ये सब चीज़ें क्या डेवलप मुझ में होनी चाहिए। कल जाके मैं किसी से रूडली बिहेव कर लूँगा, किसी टेक्नीशियन से या किसी साउंड वाले से, कैसा लगेगा ऐसा। अच्छा तो नहीं ये लगेगा। सब चीज़ें, या फिर किसी कैसे वो लोग मतलब मीडिया के सामने कैसे रहते हैं, या फिर पीछे नॉर्मली बैक स्टेज में कैसे बिहेव करते हैं, या फिर लोगों से बातचीत करते हैं, या फिर अपनी टीम से कैसे बातचीत करते हैं, वो सब मैं वहाँ से सीखता रहता हूँ मतलब। और वही इंस्पिरेशन था कि एक ड्रमर, पहले तो मैं एक ड्रमर हूँ मतलब, ठीक है। तो सारे मेरे ड्रमर्स वो रहते थे रोल मॉडल में। उसमें सबसे बड़े थे शिवामणि जी। ठीक है। तो शिवामणि जो है मतलब बहुत मैं तो बोलूँगा कि इंडिया के सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट और परकशनिस्ट भी है और वो ड्रमर भी है, तो उनसे। मतलब अगर किसी से पूछा जाए कौन से एक ड्रमर का नाम हाँ, बताओ, आई थिंक 90% शिवमणि शिवामणि, जी का हाँ, ही क्योंकि नाम लेते हैं। वो जो है मैं तो मतलब क्या बोलते हैं कि उनको देख देख कर मतलब वो एकलव्य वाला जो सीन है हाँ हाँ। वो कि भाई हाँ ये इतने सारे, कभी कभी वो इतनी बड़ी बाल्टी में लेकर वो एक ये अपना गोंग बजा के पूरा बाल्टी में डालेंगे, उससे एक अलग आवाज़ निकलेगी, या फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं भी अपनी अपनी मतलब लाइफ में या फिर मेरे कॉन्सर्ट्स में या फिर मेरे लाइव गिग्स में मैं लाने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे कि वाटर ड्रमिंग एक कॉन्सेप्ट था जो मेरे मतलब शोज़ में शो स्टॉपर का काम करता रहता है वो चीज़। ओके। तो ऐसी सब चीज़ें वहीं से मैंने मतलब इंस्पिरेशन लिया। क्या होता है मतलब वाटर ड्रमिंग में? वाटर ड्रमिंग में ऐसा होता है कि एक क्रिस्टल्स के नॉर्मली पूरे रोटोज होते हैं, उसके अंदर ठीक है। पूरा पाइपलाइन करके एकदम मैकेनिकली पूरा पूरा मतलब एकदम इंजीनियर करके वो पाइपलाइन लगाई रहती है, उसमें से पानी आता है और नीचे बहुत सारे एलईडीज़ रहती है, और एलईडीज़ की वजह से क्या होता है कि उसका रिफ्लेक्शन जो लाइट का है वो पानी के साथ ऊपर आएगा। तो उसमें ओके। अगर मैं प्ले करूँगा ड्रम्स, तो वो ड्रम्स के साथ वो पानी जो उछलेगा उसके साथ वेव्स बने, मतलब वो पानी का अलग अलग कलर की ऐसे पानी उछलेगा, तो लगेगा कि जो सामने जो बंदा है उसको ऐसा लगे कि कुछ वहाँ पे कुछ बहुत, लाइट शो सा हाँ, कुछ हो रहा है। मतलब जैसे कि अभी थीम पार्टी सबसे ज़्यादा होने लगे, तो नियॉन थीम पार्टीज लोग रखने लगे हैं अपने वेडिंग्स में, आफ्टर पार्टी में सबसे ज़्यादा चलता है ये सब। तो मैं प्ले कर रहा हूँ, अलग अलग टेक्नो म्यूज़िक चलता है अभी आजकल, तो टेक्नो पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा वो चीज़, और वो पानी के साथ उछलेगा और पूरा पानी पानी हर जगह, और वो ड्रम्स पे पानी गिर रहा है और मैं उसमें फुल परफॉर्म कर रहा हूँ लाइक। अगर किसी बंदे को ड्रमिंग आज के डेट पे सीखना है तो कितना टाइम लग सकता है एक बंदे को, अगर टाइम, बिल्कुल आता ही नहीं, जैसे मैं हूँ, मेरे को हाँ, ए भी नहीं पता ड्रमिंग का, तो मेरे को अगर मैं आज स्टार्ट किया तो मेरे को कितना टाइम लगेगा पूरा ड्रमिंग सीखने में? नॉर्मली ऐसा होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर है
अगर कोई बच्चा छोटा सा आपने देखा होगा कि भाई 8 साल का बच्चा है कितना मेरे से अच्छा बजा ड्रम प्ले कर लेता है, क्योंकि उसको बचपन से ऐसा सिखाया गया है, उनके माँ बाप ने ऐसा उसको दिमाग में डाला हुआ है कि भाई तुझे सिर्फ म्यूज़िक करना है, और उसको अच्छे गुरुजी से मिलवाया, और गुरुजी ने उसको प्रॉपर तरीके से उनको सिखाया कि कैसे स्टिक पकड़े, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे ड्रम्स पे बैठना है, हाथ पैर, क्योंकि ड्रमर के दोनों हाथ दोनों पैर पूरा माइंड पूरा एकदम ब्लास्ट, वो एकदम सबसे मतलब अगर देखा जाए ना तो सबसे बिजी बंदा ड्रमर ही है, और मेहनत सबसे ज़्यादा उसी की है। या ड्रम्स उठाने की बात कर लो, या फिर ड्रम्स को बजाने की बात कर लो, या फिर माइंड चलाओ, तो सबसे ज़्यादा ड्रमर ही एक है जो बंदा जो हैवीली अपना आपको परफॉर्मेंस में मतलब बिजी रखता है। तो अगर कोई बंदे को ड्रम सीखना हो ना तो उसको मिनिमम 3 से 4 साल का समय लगेगा। अच्छा मतलब नॉर्मली सीख जाएगा वो बंदा, अगर इंटरेस्ट रहेगा तो प्रो लेवल पे जा सकता है। और 3 से 4 साल लगातार उस पर लगे लगातार उस पर रहना लगे पड़े। रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट वाला जो सीन है वो सही में है, और आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब तक वो चीज़ में आप, हाँ पहले तो आपको कॉपी करना पड़ेगा कि किसी की बीट को कॉपी करो, फिर आप खुद की बीट बनाने शुरू करोगे। कि मैं अभी मुझे कोई म्यूज़िक डायरेक्टर बोलेगा कि भाई ये मैंने लिरिक्स लिखे हैं, इसमें तुम अपना म्यूज़िक डाल के बता, तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना म्यूज़िक सुना हुआ है रोज़ एवरीडे इधर उधर से, तो अभी मैं मेरा खुद का क्रिएट करने की ताकत है। बिल्ट हो चुकी है कि भाई अभी कर सकते हैं, अभी कुछ मैं मेरा नया म्यूज़िक बना सकता हूँ, और भविष्य में खुद के म्यूज़िक आने वाले हैं, लॉन्च करेंगे जल्दी। तो एक और चीज़, हाँ मतलब ये स्टार्टिंग से ही पूछना था मेरे को। मतलब जब आप रूम में हैं, एक तो हाँ। पूरा ऑरा आपका बहुत काम था, कॉन्फिडेंट हो, एंड एक और चीज़ जो नोटिस होती है वो आपकी हेयर स्टाइल। मतलब ये क्या, मतलब को हर आर्टिस्ट के बाल लंबे होने चाहिए, ये क्या है एक्चुअली मतलब? मुझे भी नहीं पता, पर पता नहीं ऐसा है कि मैंने भी देखा हुआ है कि कोई पहले मैं अगर कोई स्टेज पे चढ़ूंगा ना तो आजू बाजू से अंकल वंकल आके बोले तबला बजाते हो क्या। मैंने बोला भाई आपको कैसे पता चला आपके बाल देखकर। तो तभी मुझे लगा कि हाँ मतलब अगर किसी का बाल ऐसे है करली तो हो सकता है कि वो बंदा म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ ही होगा। 70% इंडिया की बात कर रहा हूँ, और जेनेटिक्स में है शायद से, पता नहीं जिसके बाल मतलब हेयर करली हो वो थोड़ा बहुत आर्टिस्ट हो, या फिर कोई साइंटिस्ट भी निकल सकता है तो ऐसी चीज़ें हैं इंडिया में तो खास करके। और हेयर से एक्चुअली में आपके परफॉर्मेंस पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, वो एक इफेक्ट आता है। अगर मैं कुछ पावर पैक परफॉर्मेंस कर रहा हूँ तो वो दिखेगा आपको, क्योंकि मैं तो पूरा मूवमेंट में हूँ, तो आपको मूवमेंट मेरी दिखेगी, और उससे आप फील कर पाओगे कि ये पावर से प्ले कर रहा है, और इसकी जो उसमें से जो आवाज़ निकलेगी वो आपके कान में ऐसा गूंज जाएगी कि भाई वो खतरनाक मज़ा आ गया करके। सो अभी हमें काफ़ी लोग देख रहे होंगे, हाँ। उनमें से काफ़ी लोगों को मतलब ड्रमिंग भी सीखने का मन यस होगा। यस। तो आप कोई मैसेज वगैरह देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना सीख चाहिए? मैं खुद सीख रहा हूँ अभी, ऐसा नहीं बोलूँगा कि पर हाँ आपको अगर सीखना है ड्रम का तो पहले तो आप अच्छे गाने सुनिए जिसमें पावर पैक ड्रम्स प्ले किया गया हो, और फिर आजकल तो ऐसे गाने बहुत कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक। एक गाना हाँ। आप बता दो जो उनको अगर पता भी नहीं है कि कौन सा ऐसे गाने, एक हाँ गाना आप बता दो जैसे कोई। कि हम्मा हम्मा है, ऐसे सब जो गाने हैं ए आर रहमान के ऑलमोस्ट गानों में सारे ड्रम्स पे ही वो लोग क्रिएट किए हुए हैं। तो ऐसे सब अलग अलग सिंगर्स हैं, उनके गाने सुनिए जिसमें प्रॉपर ड्रम का इस्तेमाल किया गया है। रॉक ऑन मूवी के सारे गाने ले लो, या फिर रॉक स्टार मूवीज़ के, ये सब गाने प्रॉपर बैंड के ऊपर बेस्ड है। तो आपको मज़ा आएगा वो सब, उसमें आप अपने ड्रम्स के बीट के साथ आप मतलब वो प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप ही वो गाने में प्ले कर रहे हो, क्योंकि उसकी बीट्स भी एकदम मिनिमल है, और आपको मज़ा आएगा, आप खुद से प्ले कर सकते हैं ऐसी ही बीट्स है। तो ये सब करना चाहिए, और पहले तो गाने सुनो, और गाने सुन सुन के उसको अपने दिमाग में उतार के फिर घर पे पिलो विलो लो, एक छोटा सा पिलो, और उसके ऊपर 2 स्टिक ले लो। स्टिक तो मिल जाती है अभी ऑनलाइन में, सब मिल रहा है, ऑनलाइन से एक स्टिक मंगा लो और स्टिक से वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो पिल्लो के ऊपर। उससे क्या होगा कि पिल्लो इतना सॉफ्ट है कि आप अगर पिल्लो के ऊपर प्ले कर रहे हो तो आपको ऐसा थोड़ा ताकत ज़्यादा जाएगी, पर वही चीज़ अगर आपको अचानक से ड्रम्स के ऊपर प्ले करने मिल जाएगा ना तो आपका हाथ बहुत स्मूथ चलेगा, क्योंकि वो चीज़ रिबाउंड करेगी, ओके। पिल्लो पे रिबाउंड नहीं करेगी, करेक्ट। वो आपकी एनर्जी उसमें घुस जाएगी। तो पर आपको थोड़े जोर लगाने पड़ेगी पिल्लो में, पर आप अगर ओरिजिनल ड्रम्स पे चढ़ेंगे, स्नैर पे जब प्ले करोगे तो वो आपको और मज़ा आएगा। मतलब आप
सीखने में, और मतलब बहुत सीख चुके हो गए उसमें, ऐसा सीन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट है यार। और आपने कहा कि फ्यूचर में आपका बहुत सारा काम बाहर आने हाँ। वाला है, तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर एस कुमार? नेक्स्ट तो ऐसा है कि मेरे दोस्त काफ़ी है, म्यूजिशियंस है, बड़े बड़े डीजेस है, उनके साथ कोलेब्रेशन में एक हम लोग प्रोड्यूस करके एक पूरा म्यूज़िक का मतलब एल्बम टाइप, जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे एफ्रो म्यूज़िक है, अलग अलग जॉनर्स है, टेक्नो है, फिर अपना बॉलीवुड तो है ही है। वेडिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट रहेगा कि वेडिंग के सारे म्यूज़िक जो जो बरसों से चले आ रहे हैं, उस म्यूज़िक को हम लोग रिक्रिएट करके, रिमिक्स भी बोल सकते हो आप उसको, म्यूज़िक के साथ, और मेरा जो टैलेंट है उसको मैं उसमें डालूंगा, और लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी जैसे क्रैटेक्स करके एक आर्टिस्ट है, उसका एक म्यूज़िक बहुत चल रहा था, तांबड़ी चामड़ी करके, अभी जो काफ़ी गाना चल रहा है, वो उसने पूरा पुराना सॉन्ग को पूरा एक नया जॉनर में नया डाल के अंदाज दिया। रिक्रिएट किया। ऐसे ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया करेंगे अलग अलग आर्टिस्ट के साथ मिलकर। जल्दी आएगा वो चीज़, देखते हैं, काम चल रहा है उसके आए, ऊपर। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हाँ, हूँ क्योंकि और उससे क्या है, मैं पूरे इंडिया में इंडिया तो ठीक है, वर्ल्ड टूर कर सकता हूँ, मेरा म्यूज़िक खुद का है वो। और उसको अगर वो फेम गलती से अगर वो चल गया वो गाना, तो उससे मुझे काफ़ी मतलब क्योंकि वो मेरा गाना है। जैसे कि न्यूक्लिया है, न्यूक्लिया को तो आप जानते होगे, जी जी, इतने बड़े डीजे, करेक्ट। मतलब उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया था, मतलब डीजे, तब से लोग जानने लगे थे कि अच्छा डीजे भी एक हो सकता है ऐसा। तो वो बंदे का म्यूज़िक देखोगे आप, खतरनाक म्यूज़िक रहता है, और उसका एकदम एकदम देसीपना भी रहता है, तो वैसा मैं कुछ लाने का सोच रहा हूँ, और फिर से रिक्रिएट करके अपना म्यूज़िक डाल के अपने सब सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर सोलो शो करेंगे ऐसा। एंड आई होप आप काफ़ी सारे शोज करें क्योंकि आपकी स्टोरी ना काफ़ी इंस्पायरिंग है, एंड आई जेन्युइनली वांट समवन like as passionate as you into music thrive in the society, and I hope you get great opportunities. Thank you so much for being on the अरे podcast, Kumar. थैंक यू कुशल। It was a pleasure having you here. ओके ओके, Thank you. थैंक यू ब्रो, थैंक यू।